मैं उज्जवल कुमार आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम कब शुरू की गई। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को ध्यान से समझना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका होगा कब की गया, 1970 में किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, पारिस्थितिकी के मूल्य सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पारिस्थितिकी के सबसे मूल्य छोटी इकाई क्या होती है, तो जीव होती है। ठीक है, सब चलिए देखिए, ये मेरा अगला प्रश्न जो है ध्यान से देखिएगा। 2 प्रश्न मैं बता चुका, तीसरे प्रश्न तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, देखिए लिखा गया है, यह वाद किसने प्रस्तुत किया था कि प्रकृति की रचना तथा उसके कार्य को ही इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिएगा, यह वाद किसने प्रस्तुत किया था कि प्रकृति की रचना तथा उसके कार्य को ही इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात किसने कहा था जी, यह बात ओडम ने कहा था। कब कहा था, 1971 ईस्वी में इन्होंने यह वाद कहा था कि प्रकृति की रचना ही क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहता है। उससे जुड़ी हुई कार्य को ही इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए किसी प्रवेश के जीवीय घटक तथा अजीवीय घटक वातावरण के बीच परस्पर होने वाले क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या है जी, जीवीय घटक तथा अजीवीय घटक। ठीक है, इनका कहना जो है, क्या कहना है, दोनों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का उसमें जुड़ा रहना है, दोनों का जुड़ाव है, अजीवीय का भी और जीवीय का भी। तो दोनों के बीच परस्पर होने की क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको यह पूछा जा रहा है कि यह इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, समुदाय। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, समुदाय। तो देखिए आपका समुदाय से तो जुड़ा हुआ ये नहीं है डिफिनेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब दूसरा क्या है जी, घनी आबादी से भी जुड़ा नहीं हुआ है ये डिफिनेशन। घनी आबादी से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। जीवीय घटक अजीवीय घटक ये आपका इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। और तीसरा क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वातावरण के बीच परस्पर होने वाले क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या है जी, जीवीय घटक तथा अजीवीय घटक। ठीक है, इनका कहना जो है, क्या कहना है, दोनों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का उसमें जुड़ा रहना है, दोनों का जुड़ाव है, अजीवीय का भी और जीवीय का भी। तो दोनों के बीच परस्पर होने की क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको यह पूछा जा रहा है कि यह इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, समुदाय। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, समुदाय। तो देखिए आपका समुदाय से तो जुड़ा हुआ ये नहीं है डिफिनेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब दूसरा क्या है जी, घनी आबादी से भी जुड़ा नहीं हुआ है ये डिफिनेशन। घनी आबादी से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। जीवीय घटक अजीवीय घटक ये आपका इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। और तीसरा क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, मानव कल्याण एवं अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक स्रोतों के प्रबंध को क्या कहते हैं।
ध्यान से समझिएगा, क्या है, मानव कल्याण एवं अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक स्रोतों के प्रबंध को क्या कहते हैं या प्रबंधन को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी संरक्षण में आपका ये आता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मानव कल्याण यानी कि मानव जो है उसके कल्याण हेतु प्रकृति के जो भी स्रोत हैं, खनिज हो गया, किसी भी प्रकार के पदार्थ हो गए, जमीन हो गया, उस पे उगाए जाने वाले फसल के बारे में कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो। और अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, पर्यावरण के कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पर्यावरण के कारक जो होते हैं क्या क्या होते हैं, भौतिक। ठीक है, भौतिक रूप में क्या होता है जी, अजैविक कारक होता है। ठीक है, अजैविक कारक। अब देखिए जैविक कारक अजैविक कारक दोनों होते हैं। अब ये क्या होता है, कार्बनिक रूप में होता है। ठीक है, जैविक कारक जो होता है कार्बनिक रूप में आपको मिलता है। ठीक, तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा इसमें। ठीक हो गया। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य अंग है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य अंग है। ठीक है, तो इनमें से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या हो गया, सी। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य अंग हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण जो होगा, अप्रत्यक्ष रूप से भी आपका प्रदूषण होगा। ठीक है, तो दोनों होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए अधिक से अधिक, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अधिक से अधिक चरों का। अब देखिए ज्यादा चरने वाला चीज लगाइएगा तो क्या होगा, उससे क्या रुक सकता है, मृदा का कटाव रुक सकता है, मिट्टी का कटाव रुक सकता है, नहीं रुक सकता है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, वनस्पतियों को काटकर, यानी पेड़ पौधों जो भी है उसको क्या कह रहा है, काटकर, उससे भी नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, वन को रोककर। ठीक है, वन को क्या कह रहा है, वन रोपण करके ये चीज को रोका जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाकर हम लोग मृदा कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का क्या है, देखिए ध्यान से, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्या उपयोगी नहीं करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, जो इसमें उपयोगी नहीं है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका उपयोगी नहीं है ये। लेकिन ये तीनों आपके लिए, आपके फसल उत्पादन मतलब कृषि के उत्पादन के लिए उपयोगी है। क्या है, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, बाढ़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो नदियों के ऊपर बांध बनाकर उसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, आपका चलिए देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, क्या है, जंगल का कौन सा कार्य सूखा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जंगल का कौन सा भाग सूखा को नियंत्रित करने में क्या होता है, सहायक होता है। अब देखिए, अब जंगल से वर्षा संभव होता है। ठीक है, सूखा को रोकने के लिए सबसे उचित उपाय यही है, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, मानव जाति के लिए वातावरण का अंतिम खतरा किससे है, नाभिकीय शीतकाल से। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, परत अपरदन, इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है,
इसका कारण देखिए तेज वर्षा के कारण होता है, ठीक है। परत अपरदन जो होता है तेज वर्षा के कारण होता है। तो इसमें आपका पहला आंसर जो है आपका नंबर 1 सही हो जाएगा। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही होना है। अभी देखिए इसमें देखिए दूसरा क्या दिया है जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा, किसी को पता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कब मनाया जाता है, तो आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपका जो उत्तर होगा 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, किसी को पता है तो बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? नहीं सर, है नहीं पता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषित झील में प्रदूषण का सूचक क्या होता है? प्रदूषण का सूचकांक क्या होगा? अब इसमें प्रदूषण का सूचकांक क्या होगा? डाइफोनिया, ठीक है। क्या होगा? डाइफोनिया।